हेलो बच्चों, जैसे कि आपने देखा कि अभी टेक्निकल फॉल्ट आ गया था और लेक्चर को फिर वहीं से आगे से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि अगर हम डीएनए मॉलिक्यूल के रेफरेंस में पैलिंड्रोम की बात करेंगे तो वर्ड के पैलिंड्रोम से डीएनए के मॉलिक्यूल का पैलिंड्रोम अलग होता है। कैसे? अगर हम डीएनए के मॉलिक्यूल्स में डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल में अगर हम 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर पढ़ रहे हैं तो जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है उसमें भी हमें 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर ही पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको पैलिंड्रोम मिलेगा। इस चीज को मैंने आपको बताया था। चलिए जरा इंक ले लेते हैं इस चीज को और हम आपको क्लियर करते हैं। यस, देखिए यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर मैंने क्या बताया कि अगर डीएनए का मॉलिक्यूल है उसमें अगर आप पैलिंड्रोम पढ़ रहे हैं तो अगर आप 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर पढ़ रहे हैं तो सेकंड मॉलिक्यूल जो सेकंड स्ट्रैंड है उसका भी आपको 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर पढ़ना होगा। ये वर्ड के पैलिंड्रोम से डीएनए के मॉलिक्यूल का पैलिंड्रोम अलग होता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं कि इसके बारे में यहां तक हम लोग ने बात करी थी कि जब भी हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से जब हम किसी दो अलग अलग डीएनए के स्ट्रैंड को काटेंगे तो हमें सेम स्टिकी एंड मिलेंगे। ये चीज हम लोग ने देखा था। और ये जो स्टिकी एंड्स होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जो दोनों अलग अलग डीएनए हैं। क्लियर है? और ये स्टिकी एंड चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए इनके पास एबिलिटी होती है तो लाइगेज एंजाइम की भी मदद करते हैं, जिससे ये दोनों स्टिकी एंड को हम आपस में जोड़ के फाइनली रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बना लेते हैं। यस, जिससे हम डीएनए लाइगेज के एंजाइम में मदद मिल जाती है। ये कहता है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो यूज होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए को बनाने में, जो कि विच आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्स जीनोम्स। इसको समझाया गया है नीचे वाले फिगर में, आपको बताऊंगा कि दो अलग अलग सोर्सेज से हम डीएनए लेंगे, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करेंगे तो जो स्टिकी एंड बनेंगे दोनों डीएनए मॉलिक्यूल में वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। क्योंकि स्टिकी हैं इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखेंगे, और जब हम लाइगेज एंजाइम्स को जोड़ेंगे तो उसको लाइगेज एंजाइम को भी मदद करेंगे कि फाइनली रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रॉपर तरीके से तैयार हो पाए। क्लियर है बच्चों? यही चीज यहां पर बताई गई है। कहता है कि जब हम कट करते हैं सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से तो जो रिजल्टेड डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं वो सेम काइंड के स्टिकी एंड रखते हैं। सेम काइंड का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जिससे प्रॉपर तरीके से वो लाइगेज एंजाइम से जुड़ जाएंगे और प्रॉपर एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। दिस कैन बी ज्वाइंड टुगेदर इनटू यूजिंग डीएनए लाइगेज एंजाइम। अब देखिए जो नीचे का फिगर है बच्चों, इसमें प्रॉपर चीजें तरह से इस चीजों को समझाया गया। चलिए जरा इस फिगर को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं बच्चों, तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखिए प्रॉपर यहां पर दो डीएनए हैं। एक है यहां पे फॉरेन डीएनए, और इस फॉरेन डीएनए जैसे आप यहां पर देख रहे हैं ये एक फॉरेन डीएनए है, ठीक है। और यहां पर आप देख रहे हैं प्लाज्मिड है, और प्लाज्मिड भी क्या है? डीएनए है। दोनों डबल स्ट्रैंडेड है, पहली चीज। अब यहां पर हमने सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करेंगे दोनों फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए को कट करने में। एक तो अब क्योंकि सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज कर रहे हैं तो उसका जो रिकॉग्निशन साइट होगा उस जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उसका सेम होगा। तो सेम जगह से वो यहां से भी देखो, अगर यहां से ये कट कर रहा है, अगर हम मान लेते हैं कि यहां पर इसमें जो पैलिंड्रोम सीक्वेंस मिला, अगर हम इको आर फर्स्ट के लिए होता तो क्या होता है? यहां पर G A T T C, ये मान लेते 5 प्राइम से 3 प्राइम है, तो यहां पर कैसे होता है? ये G का क्या हो जाता है यहाँ पर C, A का क्या हो जाता है T, यहाँ पर A का क्या हो जाता है T, यहाँ पर T का क्या हो जाता है A, यहाँ पर क्या हो जाता है A, यहाँ पर होता था G। अर्थात अगर आप देखें तो अगर ये 5 प्राइम है 3 प्राइम है तो हमें 5 प्राइम से 3 प्राइम भी पढ़ना होगा, मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर जब ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस यहां पर इको आर फर्स्ट ने रिकॉग्नाइज किया तो यहां से काट दिया, तो यहां पर क्या होगा? देखो एक स्टिकी एंड यहां पर बन जाएगा, है ना। यहां पर स्टिकी एंड प्रॉपर इस तरीके से बन जाएगा। और यहां पर जब सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करेंगे
तो वहां पर भी ये जो डीएनए कटा है यहां पर, तो यहां पर भी कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे। अब इस डीएनए को उठा के यहां पर हमें जोड़ना है, तो जोड़ने में कैसी मदद मिलेगी? अगर दोनों स्टिकी एंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो यहां पर फाइनली इसको उठा के यहां पर हम जोड़ देंगे। देखो यहां पर दिखाया गया है, हमने जोड़ दिया है। यहां पर लाइगेज एंजाइम का यूज किया है और यहां पर जो फॉरेन डीएनए है उसको प्लाज्मिड डीएनए के साथ हमने यहां पर जोड़ दिया। और फाइनली ये जो हमारा डीएनए बना है बच्चों, इसी डीएनए को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फाइनली हम होस्ट सेल, जो कि मान लीजिए ये एसर्सिया कोलाई है, जब इसके अंदर हम डाल देंगे एसर्सिया कोलाई के अंदर, तो बच्चों यहां पर हमने रिकॉम्बिनेंट डाल दिया है। तो यहां पर अब जो गया है, यहां पर जो प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए गया है इस होस्ट सेल के अंदर गया, और अब जब ये यहां पर रिप्लिकेट करेगा तो अगर उससे दो डॉटर सेल जाएंगी तो वहां पर भी ये दोनों रिप्लिकेट करके पहुंच जाएंगे। तो यहां पर वही चीज यहां पर दिखाई गई है कि किस तरीके से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाते हैं सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करके। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। चलिए जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे बच्चों तो यहां पर देखिए फिर कुछ चीजें यहां पर आपको बताई गई हैं। यस, क्या कहा जा रहा है? यू मे हैव रियलाइज दैट नॉर्मली, आप रियलाइज करेंगे बच्चों कि नॉर्मली जब तक कि वन cuts the vector the source DNA with the same restriction enzyme, the recombinant vector molecules cannot be created। अगर हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज प्लाज्मिड डीएनए को काटने में और फॉरेन डीएनए को काटने में नहीं करेंगे तो कभी भी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बना सकते। वही ये लाइन कह रही है। अब जो नेक्स्ट टेक्निक आ रही है उसमें ये कहता है कि जब किसी डीएनए को हमें सेपरेट करना है, सेपरेशन करना है और आइसोलेशन करना है डीएनए फ्रेगमेंट्स का, वो हम कैसे करते हैं, कौन सी टेक्निक्स को अपनाते हैं, जरा इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं बच्चों। चलिए अब इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं और इस टेक्निक को थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर किस तरीके से हम सेपरेशन करेंगे और आइसोलेशन करेंगे डीएनए फ्रेगमेंट्स का। देखिए यहां पर सेपरेशन और आइसोलेशन डीएनए फ्रेगमेंट्स के करने के लिए बच्चों जो हम टेक्निक्स को अपनाते हैं उसको हम यहां पर बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। इसी की बात हम लोगों को समझना है। तो चलो जरा इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं बच्चों, और यहां पर आपको हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहां पर समझाते हैं। चलिए ये है क्या टेक्निक, जरा इसको समझो। यहां पर बच्चों क्या करते हैं कि जैसे सपोज दैट हमने एक डीएनए का, मान लो यहां पर ये डीएनए का फ्रेगमेंट्स है, इसको हमने सेम रिस्ट्रिक्शन मान लो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटा तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हमें डीएनए के मिल जाएंगे। यहां पर ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में देखो नंबर दिया 1 2 3 और 4, और ये जो है इसको बोलते हैं वेल्स। तो वेल्स का मतलब होता है कुआं। तो हम ये क्या करते हैं कि जो फ्रेगमेंट्स हैं बच्चों, इन फ्रेगमेंट्स को हम इन वेल्स में भर देते हैं, कुआं में भर देते हैं। अब यहां पर होता क्या है, अगर आप देखें तो यहां पर एक टिपिकल एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस दिखाया गया है जो शो कर रहा है माइग्रेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड डाइजेस्टेड सेट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स का। अब देखो यहां पर क्या दिखा रहा है, अगर हम यहां पर देखें तो जब हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को काटते हैं तो आपको पता है डीएनए में बच्चों कौन सा चार्ज होता है। डीएनए में जो चार्ज होता है बच्चों वो निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो फास्फेट ग्रुप लगा होता है वो निगेटिव होता है। तो डीएनए में हमेशा चार्ज कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो जब हम डीएनए के इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को इन वेल्स में भर देते हैं तो क्या होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो क्या होगा जब यहां पर हम भरेंगे और यहां पर ये जो भरा हुआ है यहां पर एग्रोस जेल भरा होता है, और ये जो एग्रोस जेल से क्या होता है, यहां पर डीएनए फ्रेगमेंट चूंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी ओर भागते हैं। अब सिंपल सा आप सोचो कि अगर जिस डीएनए के फ्रेगमेंट का साइज बड़ा होगा, हैवी होगा, वो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, लेकिन जो डीएनए फ्रेगमेंट का साइज छोटा होगा और हल्का होगा वो उतना ही ये एनोड की तरफ पहुंचेगा, मतलब पॉजिटिव की ओर पहुंचेगा। क्यों? चूंकि ये कैसा होता है, ये होता है निगेटिव चार्ज डीएनए, इसलिए जो आपको हल्के डीएनए के फ्रेगमेंट्स मिलेंगे वो आगे की ओर मिलेंगे और सबसे जो भारी होंगे बच्चों वो पीछे रह जाएंगे। क्लियर है मेरी बात? तो अब जब हम इसको सेपरेट कर लेंगे तो फिर यहां से इसको निकाल लेंगे जिसको हम इल्यूजन बोलेंगे। चलिए अब इसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है बुक्स में उसके बारे में हम थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। क्या कह रही है बुक, चलिए
इसको थोड़ा सा छोटा करें और फाइनली अपने पॉइंट्स पे हम आते हैं। क्या कह रहा है कि अगर हम सेपरेशन करना है, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं और थोड़ा सा इसको इधर ले जाते हैं। यस, ये क्या कह रहा है कि जब सेपरेशन यदि आइसोलेशंस करना है डीएनए फ्रेगमेंट्स का, तो हमें उसके लिए कौन सी टेक्निक्स अपनानी पड़ेगी। क्या कह रहा है ये कह रहा है, सॉरी एक मिनट, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। चलिए एक मिनट बच्चों, कभी कभी टेक्निकल फॉल्ट हो जाती है, लेकिन अब आ गया। चलो यहां पर क्या कह रहा है, अरे बार बार ऊपर चला जाता है भाई, इसको यहां से बार बार ऊपर चला जा रहा है। जिस चीज को हम चाह रहे हैं कि ना हो वो बार बार ऊपर हो जाता है। एक मिनट बच्चों, जरा हम इसको फिर से, ओहो फिर चला गया तो पूरा, चलो कोई नहीं, फिर से आते हैं हम अपनी जगह पे और फिर से तो आ गए, अपनी जगह पर आ गए और यहाँ पर ले लेते हैं ये सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। चलो अब यहाँ पर हम जो है थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। चलो अब यहाँ से हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। कभी कभी हो जाती है टेक्निकल फॉल्ट, आप जाते हैं मशीनों का काम। तो सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स क्या करता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, डीएनए की कटिंग करते हैं। किससे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से, जिससे हमें डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स मिल जाते हैं। डीएनए के देख रहे हैं छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स मिल जाते हैं। ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं इसको हम एक ऐसी टेक्निक के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से जो हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड वेट के अनुसार करते हैं। क्लियर है? फिर क्या कह रहा है, सिंस चूंकि आप जानते हैं कि जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं, निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए जो सेपरेटेड होते हैं तो ये बाई फोर्सिंग देम ये किसकी ओर मूव करेंगे, ये एनोड की ओर मूव करेंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज की ओर मूव करेंगे। जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इनको रखेंगे थ्रू ए मीडियम मैट्रिक्स, और वो जो मीडियम होगा मैट्रिक्स का, उसको बच्चों आपको पता होना चाहिए जो मैट्रिक्स होता है ये एग्रोस जेल का मैट्रिक्स होता है, जो कि एक नेचुरल पॉलीमर है। और सीवीड्स, और ये सीवीड बच्चों कौन सी है, मुख्यतः ये जो ब्राउन एल्गी है वहां से ये निकाली जाती है, इसको याद रखिएगा। ये जो हमारी एग्रोस जेल है। अब जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होंगे अपने साइज के अनुसार, और ये जो सेपरेट हो रहे हैं इसी को हम बोलते हैं बच्चों, ये जो सीविंग इफेक्ट के द्वारा ये क्या होते हैं, एग्रोस जेल में अगर हल्के हैं तो पॉजिटिव चार्ज की ओर आगे की ओर मूव करेंगे। इसलिए जो स्मॉलर जो फ्रेगमेंट्स होंगे जिनका साइज छोटा होगा, फर्दर इट मूव करेंगे आगे की ओर। लुक एट द फिगर 11.3, जो चीज मैंने यहां पर बताया, और करिए कि जो एंड है जेल का वहां पर आपको कैसे सैंपल्स मिल रहे हैं जिसको यहां से हम आइसोलेटेड करेंगे। तो यहां पर देखो आपको हल्के जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स है वो आपको यहां पर मिल रहे हैं, और जो चूंकि निगेटिवली चार्ज है इसलिए पॉजिटिव एनोड की ओर काफी नजदीक है। फिर क्या कर रहा है, ये जो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं इसको अगर आपको देखना है तो तभी आप देख सकते हैं जब आप इसकी स्टैनिंग करेंगे। और यहीं पर क्वेश्चन बनता है कि डीएनए की स्टैनिंग करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या यूज करते हैं। तो वो जो कंपाउंड का नाम है बच्चों उसका नाम है एथिडियम ब्रोमाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, एथिडियम ब्रोमाइड से हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टैनिंग करेंगे, और अभी स्टैनिंग करने में भी हमें ये डीएनए फ्रेगमेंट्स नहीं दिखेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर हमको इनको अल्ट्रावायलेट लाइट में जब हम इसको एक्सपोज करेंगे तो फिर आपको ऑरेंज कलर के बैंड यहां पर दिखने स्टार्ट होंगे। चलिए यहां पर कैसे मिलेंगे, आपको ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड आपको मिलेंगे डीएनए के। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, स्पेस को थोड़ा सा ऊपर करते हैं बच्चों और चीजों को क्लियर करते हैं। चलिए जब हम इसको ऊपर करेंगे पेज को, तो यहां पर देखिए फिर क्या लिखा हुआ है, क्या कह रहा है कि यू कैन सी, फाइनली आप क्या देखेंगे यहां पर, आप देख सकते हैं ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड जो डीएनए के हैं इस एथिडियम ब्रोमाइड जो हमने स्टैनिंग किया है, स्टैंड जेल किया है, और फिर हमने इसको अल्ट्रावायलेट लाइट से एक्सपोज किया है। याद रखिएगा ये जो सेपरेटेड बैंड्स है डीएनए के, ये कट आउट कर लिए जाते हैं इस एग्रोस जेल से और एक्सट्रैक्टेड कर लिए जाते हैं
जेल पीसेस से, और ये जो प्रोसेस होता है इसी प्रोसेस को बोलते हैं इल्यूजन, ELUTION। इल्यूजन का मतलब क्या होता है? ये जो एग्रोस सेल का बेड है इससे जब हम बाहर निकाल लेते हैं बच्चों, इसे ही हम बोलते हैं इल्यूजन। क्या कह रहा है? ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, ये जो हमने प्यूरिफाइड किया, मतलब जो हमने बाहर निकाला है इस तरीके से, उनको हम यूज करते हैं कॉन्स्ट्रक्टिंग करने में। क्या कॉन्स्ट्रक्ट करने में? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने में। जब और फिर हम इनको ज्वाइन करा देते हैं क्लोनिंग वेक्टर के साथ लाइगेज एंजाइम की मदद से। तो इस तरीके से ये पैराग्राफ पूरा यहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके बच्चों, चलिए अब जो आगे की बात है वो है क्लोनिंग वेक्टर की। किसकी है? क्लोनिंग वेक्टर की। चलिए अब यहां पर हम बात करते हैं कि क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है। क्लोनिंग वेक्टर्स आपको पता है, वेक्टर का मतलब क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं जीन टैक्सी, जिसमें हम जो डिजायर्ड डीएनए जिसको कट किया है, जिसके साथ हमें जोड़ना है, यस वो होता है वेक्टर डीएनए। फाइनली अगर यहां पर आप बच्चों देखें तो यहां पर आपको एक चीज समझ में आएगी कि ये जो पूरा चैप्टर है इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो क्या है। वो ये कहता है कि भाई आपको दो डिफरेंट सोर्स से आपको प्लाज्मिड वेक्टर चाहिए, ये वेक्टर है, और मान लो ये एक डीएनए है। यस, अब ये जो डिजायर्ड डीएनए है मतलब उसमें वो जीन्स है जिससे हमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए, और ये वेक्टर डीएनए है, इसके साथ हम इसको यहां पर ज्वाइन करा देंगे। जब हम यहां पर ज्वाइन करा देंगे, ज्वाइन कराने के बाद ये जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा, तो फिर हम इसको डिजायर्ड ऑर्गेनिजम्स के अंदर डाल देंगे और फाइनली उससे हम वो प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे जो हमें चाहिए। यही चीज हमें करनी है। लेकिन अब यहां पर ये जो पैराग्राफ है वो ये बता रहा है कि अगर किसी क्लोनिंग वेक्टर को आपको सिलेक्ट करना है तो आप उस क्लोनिंग वेक्टर में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इसके बारे में अब हम लोग यहां पर डिटेल से बात करेंगे। क्या कह रहा है? आप जानते हैं जो प्लाज्मिड्स होते हैं या जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, उनके पास एबिलिटी होती है रिप्लिकेट करने की किसी भी बैक्टीरिया सेल्स के अंदर उसका जो मेन क्रोमोसोम या मेन जो जेनेटिक मटेरियल है उससे बिल्कुल हटके, उस पर निर्भर नहीं करता। ये इंडिपेंडेंट होते हैं रिप्लिकेट करने में किसी भी बैक्टीरियल सेल्स के अंदर, और जो क्रोमोसोमल डीएनए से अलग, जो मेन क्रोमोसोमल डीएनए है। ये कहता है जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं बच्चों, बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या होता है? ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं उनको बैक्टीरियोफेजेस बोलते हैं। उनको